हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी क्लास 8th एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं एंड इससे पहले हमने अप टू चैप्टर नंबर 8 डिस्कशन कर लिया है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ अबाउट पब्लिक फैसिलिटी। अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, एंड हमारे इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 पे, विच इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी। अब देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि अम्मू एंड कुमार, ये दो लोग हैं जो कि चेन्नई में बस से ट्रेवल कर रहे हैं और इनकी जो बस है ये अलग अलग लोकेशन पे जा रही है एंड वहाँ पे ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, किस तरह से वाटर अवेलेबल है इन अलग अलग पार्ट्स में। इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए, पहला जो सीन है वो है अन्ना नगर का, और यहाँ पे काफ़ी पॉश ये एरिया दिख रहा है और इसमें इवन वाटर इतना अवेलेबल है कि ये जो कार वॉशिंग है उसमें वाटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला सीन यहाँ पे दिखाया गया है, अन्ना नगर। उसके बाद सेकंड जो लोकेशन है वो कहाँ की है, सैदापेट की है, और यहाँ पे पद्मा एक कैरेक्टर है। तो वाटर का इंतज़ार हो रहा है, पानी का इंतज़ार हो रहा है, और एक ही टैप है जहाँ पे सब लोगों को जहाँ से वाटर मिलेगा। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है एंड अभी वाटर अवेलेबल नहीं है, मीन्स कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होता होगा। तो ये सेकंड इनका ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद जो थर्ड लोकेलिटी है वो क्या है, मेदीपक्कम। ठीक है, मेदीपक्कम ये इनकी थर्ड लोकेशन है और यहाँ पे बेसिकली जो वाटर है वो बॉटल्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वाटर जो है वो यहाँ पे बॉटल्स में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लोकेशन क्या है, मैलापोरे। ठीक है, मैलापोरे, और यहाँ पे बेसिकली एक वाटर टैंकर दिखाया गया है और यहाँ से सेफ वाटर की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली चेन्नई एक पूरा का पूरा यहाँ पे सिटी है और इसके 4 डिफरेंट लोकेशंस हैं और उस पर अलग अलग तरीके की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है रिगार्डिंग वाटर की अवेलेबिलिटी। अब देखिए, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। ठीक है, तो वो जो 4 लोकेशन बताई गई थी अब उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, पहली लोकेशन थी अन्ना नगर, हमने देखा था काफ़ी पॉश एरिया है और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा वगैरह है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या तो पैसा ज़्यादा या फिर पावर ज़्यादा है, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मिस्टर राम गोपाल जैसे लोग यहाँ पे रहते हैं एंड काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी ग्रीन एरिया है। अब देखिए, ग्रीन है मतलब काफ़ी वाटर वहाँ पे अवेलेबल होता होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बंगलोज हैं जहाँ पे टैप वाटर जो है वो मेजर पार्ट ऑफ द डे, मतलब दिन में काफ़ी देर तक नल से पानी आएगा। ठीक है, तो टैप वाटर यहाँ पे अवेलेबल है एंड ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, अगर कभी मान लो वाटर सप्लाई ठीक नहीं है तो क्योंकि काफ़ी पावरफुल लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, जो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड है वहाँ पे फ़ोन घुमाएंगे और फिर इनके घर पे वाटर का टैंकर आ जाएगा। आराम से वो अरेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये स्टोरी है अन्ना नगर की। इसके बाद चलते हैं माइलापोरे में। ठीक है, यहाँ पे सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है एंड यहाँ पे लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, ठीक है, यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। म्यूनिसिपल वाटर केवल 2 दिन में एक बार आता है। देखिए, अन्ना नगर में क्या था, डेली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन में एक बार आ रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया है, जो रेजिडेंट्स है उन्होंने प्राइवेट बोरवेल जो है खुदवा ली है, जो कि इनकी नीड्स को पूरा करती हैं। बट इशू ये है कि इसका जो वाटर है ये ब्रेकिश है, मतलब काफ़ी खारा पानी, आप इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट टॉयलेट में या फिर वॉशिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स की हेल्प से वाटर को परचेज किया जाता है। देखिए, पैसा इनके पास है इसलिए ये लोग परचेज कर पा रहे हैं एंड दे स्पेंड
अप टू 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर। तो काफ़ी पैसा इनका खर्च होता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया हुआ है, मीन्स एक्वागार्ड्स वगैरह, आरओ वगैरह इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये सेकंड लोकेशन है सुब्रमण्यम माइलापोर है, ठीक है। एक हमने देखा अन्ना नगर जहाँ पे कोई इशू नहीं है, दूसरा देखा माइलापोर है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। अब और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मदीपक्कम में, और यहाँ पे शिवा जो है वो रेंट पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। एंड यहाँ पे तो और बुरी हालत है, यहाँ पे जो वाटर है वो 4 डेज में केवल एक बार आता है। देखिए 4 दिन में केवल एक बार आपको पानी मिलेगा, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। मतलब ये बहुत बड़ा एक इशू है, वो अपनी फैमिली को नहीं ला पा रहा है, क्योंकि वाटर तो सबको चाहिए ना। अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो एक इशू है। एंड फॉर ड्रिंकिंग बॉटल्ड वाटर आपको परचेज करना होता है, वही बॉटल्स आपको दिखाई गई थी उस इमेज में, ठीक है। तो ये थर्ड लोकेशन है शिवा वाली, और यहाँ पे तो और बुरा हाल है, 4 दिन में एक बार पानी आता है। अब चलते हैं सैदापेट में, जहाँ पे पद्मा जो है वो रहती हैं, जो कि डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, मींस जो घरों में जो लोग काम किया करते हैं, एक नियर बाय स्लम में वो रहती हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। एंड यहाँ पे तो हालत सबसे ख़राब है, ठीक है। जो हटमेंट है, जो झुग्गी है, उसका रेंट पे करना होता है। एंड वहाँ पे न तो बाथरूम है और न ही टैप कनेक्शन है, तो पानी तो दूर की बात है, कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब क्या वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है कि वहाँ पे कॉमन टैप है, ठीक है। वहाँ पे सब लोगों के लिए कॉमन नल लगा हुआ है, हमने इमेज में देखा था। एंड वाटर कम्स फ्रॉम बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली, ठीक है। दिन में केवल 20 मिनट्स के लिए ही पानी आएगा और 2 बार आता है, ठीक है। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स। देखिए इतनी वाटर का शॉर्टेज है कि केवल 3 बकेट ही आपको अलाउड है और इस टाइम फ्रेम में, और अगर चूक गए तो फिर पानी आपको नहीं मिलेगा। और यही वाटर वॉशिंग के लिए यूज होता है, यही वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखिए बोरवेल से पानी आ रहा है, तो हो सकता है वो ब्रेकिश हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों का इशू है, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर काफ़ी सारी डिजीज़ आपको झेलनी पड़ सकती हैं, बट क्योंकि गरीब लोग हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल, ठीक है। गर्मियों में पानी और कम हो जाएगा एंड काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे वेट करना होता है पानी के टैंकर्स के लिए, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन बताई गई है। 4 डिफरेंट एरियाज हैं। एंड वहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके पास पावर है, आपके पास स्टेटस है, ठीक है, आपके पास वेल्थ है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या इंडिया में आपको इक्वलिटी देखने को मिलती है क्या? हमने एग्जाम्पल देखा वाटर का, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को लेके। और ये एकदम रियल एग्जाम्पल है, ऐसा वास्तव में देखने को मिलता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज भी इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। और ये जो जितनी भी एनसीईआरटी हमने अभी तक देखी है उसमें काफ़ी बार हमने इस पॉइंट को रेस किया है कि तरह तरह से इनइक्वलिटी हमें लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। देखिए ये कौन सा आर्टिकल है? दिस इज आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21। अब देखिए वाटर को फंडामेंटल क्यों माना गया है, वाटर को बेसिक या फिर असेंशियल नीड क्यों माना गया है? क्योंकि लाइफ के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए वाटर एकदम असेंशियल है। देखिए अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको कोलेरा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं अगर आप जो है अच्छे से लाइफ को बिताना चाहते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू एबल टू मीट अवर डेली नीड्स। देखिए घर में हर चीज़ के लिए आपको वाटर चाहिए होता है, तो बेसिकली डेली नीड्स के लिए चाहिए। एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो क्या होगा कि वाटर बोर्न डिजीज आपको नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए वाटर जो है असेंशियल है, एकदम बेसिक नीड होती है। अब देखिए ये जो वाटर है इसको
फंडामेंटल राइट टू लाइफ इसका पार्ट माना गया है। तो देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा उसको देख लेते हैं ताकि ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। देखिए, आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है, वो क्या कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, यहां पे जो की वर्ड है वो क्या है, लाइफ। अब इस लाइफ का मीनिंग क्या है, ये टाइम पे जो जुडिशरी है उन्होंने इसके मीनिंग को काफी एक्सपेंड किया है। जो मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस 1978 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लाइफ का मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल ब्रीदिंग, आप एक्ट ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हो, केवल सांस ले रहे हो, या फिर एनिमल एग्जिस्टेंस, केवल वही लाइफ का मतलब नहीं है। लाइफ का एक ब्रॉडर मीनिंग है, वो क्या है, टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो आपको डिग्निटी पे भी यहां पे फोकस करना है। अब बात आती है कि ये जो डिग्निटी है ये किन किन चीजों में आपको दिखाई देती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 21 है इसका जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि विद टाइम डिग्निटी का जो मीनिंग है वो चेंज होता चला गया है और इसमें जुडिशरी ने इसका काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन किया है। जैसे कि राइट टू प्रीवेसी वो भी इसी का पार्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन वो भी इसी का पार्ट है, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, ये सभी इसी आर्टिकल का पार्ट हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा उसको एक्सपेंड किया गया है, तो वो होगा आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि लाइफ टू लिव विद डिग्निटी, इसका जो मीनिंग है ये विद टाइम हमेशा चेंज होता गया है और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक है, वो लिविंग है, वो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और वो जो टाइम की डिमांड है, जो नीड है, उसको एड्रेस करने में कामयाब रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 बहुत ही जरूरी है। और देखिए यहां पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि वो सभी चीजें जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं, कंप्लीट बनाती हैं, वर्थ लिविंग बनाती हैं, वो सभी चीजें इसमें शामिल होंगी और इसीलिए समय समय पे बहुत सारी चीजें यहां पे ऐड हो जाती हैं, ठीक है। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो ये बात समझ गए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो वाटर है ये बेसिकली हमारी बेसिक नीड है और राइट टू लाइफ में क्या है, टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, तो उसके लिए असेंशियल चीज है और इसीलिए इसको आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर बंदे का ये राइट होगा, भले ही वो रिच है चाहे पुअर है, कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको मिले ताकि उसकी जो डेली नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। बट देखिए यहां पे केवल क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी एंड उससे भी जरूरी चीज क्या है, अफोर्डेबिलिटी। देखिए मान लो कोई गरीब आदमी है, आप उसको बोलो कि बिस्लरी की बोतल आपको 1000 रुपए की मिलेगी, तो क्या आप कहोगे कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा? उसका पैसा ही नहीं है। तो बेसिकली अफोर्डेबिलिटी की बात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। अब सवाल उठता है कि यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी गुड है उसका फिजिकल एक्सेस होना चाहिए सभी लोगों को। यूनिवर्सल मतलब सभी लोगों को उसका फिजिकल एक्सेस होना चाहिए। और दूसरी बात, केवल एक्सेस ही नहीं बल्कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए भाई, ताकि सभी लोग उसको आराम से अफोर्ड कर सकें। अगर काफ़ी महंगा होगा तो जो पुअर लोग होंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप कह पाओगे कि उसका यूनिवर्सल एक्सेस है? डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आर्टिकल 21, ठीक है। एंड किस तरह से जो वाटर है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का। अब देखिए यहाँ पे साइड में दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन 2002, इसके भी कुछ गोल्स वगैरह दिए गए। राइट टू वाटर इंटाइटल्स एवरीवन
एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो यही डेफिनेशन हो जाती है किसकी, यूनिवर्सल एक्सेस की। तो देखिए केवल इंडिया की बात नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जो वाटर है इसका एक्सेस यूनिवर्सल होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए यहां पे दो टॉपिक है हमारे पास। नंबर वन इज पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, एंड नंबर टू यहां पे देखिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिख रहे होंगे, एसडीजी, और इसमें गोल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो अब देखिए सबसे पहले हम एसडीजी की बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैं इसका आइडिया दूंगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भले ही वो फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, फ्यूल हुआ, मिनरल्स हुए, ये काफ़ी लिमिटेड हैं, ये काफ़ी लिमिटेड हैं। एंड जिस तरह से हम उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको वो चीज़ अवेलेबल ना हो। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो इसलिए एक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो ना केवल प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करे, बल्कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स को कैटर करना चाहिए। और इसी डेवलपमेंट के मॉडल को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स रिसोर्सेज का आपको इस तरह से यूज करना है, इस तरह से यूज करना है कि उनसे आपकी भी नीड्स फुलफिल हो जाए एंड जो आपकी फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी भी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड देखिए ये जो डेफिनेशन है ये 1987 की डेफिनेशन है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड किसने डेफिनेशन दी थी, ब्रंटलैंड कमीशन है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना होगा। और देखिए 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें टोटल 17 गोल्स अडॉप्ट किए गए थे जो कि बाय 2030 हमें अचीव करने हैं। देखिए 17 गोल्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ जाननी होगी कि ये जो गोल्स हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। 2030 तक आपको अचीव करने हैं, 2030 तक आपको अचीव करने हैं एंड ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और इसमें देखिए काफी सारे गोल्स हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, एसडीजी गोल नंबर 1। देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे आप अपने मेंस के आंसर को एनरिच कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आता या फिर आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आता, तो वहां पे आप एसडीजी की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर चीज यहां पे कवर की गई है, ऑलमोस्ट हर चीज यहां पे कवर की गई है, ठीक है। हमने एसडीजी नंबर 6 देखा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, तो वो अभी हमने देखा था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट एसडीजी, ये क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज पब्लिक फैसिलिटी। अब देखो पब्लिक फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए नाम में छुपा हुआ है, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज। तो वो असेंशियल फैसिलिटीज जो कि आपको प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, मींस जितने भी लोग हैं उनको आपको प्रोवाइड करनी है, उसको कहा जाता है पब्लिक फैसिलिटी। जैसे कि वाटर हमने देखा, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये सभी पब्लिक फैसिलिटी की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर नेसेसरी, ठीक है, ये असेंशियल है। अगर आप सर्वाइवल चाहते हैं तो ये जो फैसिलिटीज हैं ये बहुत ही असेंशियल होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पब्लिक फैसिलिटी। ये बात क्लियर हो गई, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी वो क्या है कि वंस इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल। देखिए बहुत ही प्यारी लाइन है कि एक बार अगर इसको प्रोवाइड कर दिया तो इसके बेनिफिट जो हैं वो काफ़ी लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि विलेज में स्कूल खोल दिया, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें एक ही बच्चा पढ़ेगा, एक ही साल पढ़ेगा। तो जब तक वो स्कूल चलेगा तब तक उसका यूज होता रहेगा एंड आप एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे एजुकेटेड हो जाएंगे। सिमिलरली मान लो आप किसी विलेज में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो, तो इसका देखो कितना फायदा होगा फार्मर्स
वो इरिगेशन कर सकते हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं क्योंकि पावर उनके पास है, जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा होता है और इसीलिए इसीलिए इसको कहा जाता है पब्लिक फैसिलिटी। देखिए आप जिस भी टाउन या सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो वो बेसिकली अगर एक बस है तो वो बस जब तक रहेगी तब तक वो लोगों को ट्रांसपोर्ट करती रहेगी एक जगह से दूसरी जगह में, और इसीलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। अब देखिए बात आता है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो अब हमें समझना होगा द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटी है, भले वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है, ये असेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लोगों को इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाए? तो बेसिकली या तो गवर्नमेंट होगी या फिर प्राइवेट सेक्टर होगा, यही दो चीज़ आपके माइंड में आएंगी। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो इन फैसिलिटीज को सभी लोगों को अवेलेबल करवाए। देखिए टू एवरीवन, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सभी को ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। अब देखो क्या कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास। देखो हमने बात की हेल्थ की, तो आयुष्मान भारत पता है आपको, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन पता है आपको, राइट टू एजुकेशन 2009 का ये एक्ट है और इसमें सभी लोगों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यही यहाँ पे समझाया गया है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। राइट टू लाइवलीहुड, मनरेगा, उसमें क्या है कि सबको लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। देन राइट टू फूड, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने देखा होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स जो हैं ये भी आपको याद रखने होंगे ताकि आप चीज़ों को लिंक कर सकें। अब देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको एक बार आर्टिकल 21A हमें देख लेना होगा। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 21A को, ठीक है। देखिए 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसमें 3 चेंजेस हमें देखने को मिले। पहला चेंज हुआ था फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था। मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है कि जो स्टेट है, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। किसको प्रोवाइड करेगा, ऑल चिल्ड्रन जो कि 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच के हैं। तो देखिए असेंशियल फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और ये अब आपका फंडामेंटल राइट है। सिमिलरली डीपीएसपी आर्टिकल 45 में चेंजेस होते हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटी एक और बढ़ा दी जाती है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसके बावजूद भी अगर आप देखें स्कूलिंग इन इंडिया तो उसमें हाईली इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलती है। देखिए प्राइवेट स्कूल्स आप देखिए वहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन फीस भी ज़्यादा होती है, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए वहाँ पे फीस काफ़ी कम है लेकिन फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से आपको मिलती हैं। तो बेसिकली इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखिए इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मीन्स जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप उसको सपोर्ट दोगे। दिस इज इक्विटी एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वलिटी, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वलिटी। वहां पे क्या होता है, सबको आपको बराबर का सपोर्ट देना होता है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने देखा कि ये रोल किसका है, ये गवर्नमेंट का रोल है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट ही क्यों, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके पास मोबाइल है, प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है। तो सिमिलरली जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इनको क्यों प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज है इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो ये जो भी एक्टिविटी करेंगी उसमें ये प्रॉफिट ढूंढती हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको एक ड्रेन की सफाई करवानी है या फिर कोई एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना है, तो उसमें आपको कोई फायदा है ही नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन पब्लिक फैसिलिटीज में किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होता है। और इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर केवल अपना प्रॉफिट देखता है, तो इन फैसिलिटीज को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें सबको देखना है, सिटीजन सभी को देखना है। और इसीलिए गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। अब देखिए आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल बेसिक चीज़ बताई गई है, लेकिन इसको काफ़ी डिटेल में आपको तैयार करना होगा। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट होता है। देखिए जिस भी सिटी टाउन में आप रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छी उसकी बिल्डिंग होगी, ठीक है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे होगी, लेकिन उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा रेट्स भी वहाँ पे होंगी, काफ़ी चार्ज वो लोग लगाते हैं, काफ़ी पैसा वहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी सस्ते में आपका इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं तो उसकी प्राइस हमेशा काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड इसमें होगा क्या कि जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए कहाँ से फैसिलिटी आएगी? तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी कोविड के टाइम पे आप देखिए कि कोविड जब हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे एंड प्राइवेट भी थे। एंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाए गए थे, अक्सर न्यूज़ में रहता था। वहीं दूसरी ओर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे फ्री में आपका इलाज हो रहा था, ठीक है, फ्री में आपका इलाज हो रहा था। और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल टू ऑल होनी चाहिए एंड अफोर्डेबल रेट, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट का पिक्चर में आना लाजमी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अफोर्डेबल रेट पे इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए। और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किससे? प्राइवेट सेक्टर से। जैसे कि यहाँ पे देखिए पल्स पोलियो कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे पोलियो की डोज पिलाई जा रही है। और देखिए इसमें सभी के लिए है ये, और इसमें एकदम फ्री है। अगर कुछ कॉस्ट होती तो हो सकता था कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए गवर्नमेंट का रोल जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है बल्कि वेलफेयर करना है लोगों का, ठीक है। समझ में आ गया? पब्लिक फैसिलिटीज ये बेसिक नीड्स होती हैं एंड एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट ये जो फैसिलिटीज हैं ये सभी को आराम से मिल पाए। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि जब गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करवा रही है तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? तो यहीं से बात आती है बजट की। देखिए गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है किस चीज़ का, कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, उसका जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं बजट। एक्सपेंडिचर मतलब मान लो कि सीएनजी बसें चलानी है तो पैसा तो लगेगा ना, तो वो होता है एक्सपेंडिचर। बट ये पैसा खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वो चीज़ होती है रिवेन्यू। क्या होता है? रिवेन्यू। और ये कहाँ से आता है? ये आता है टैक्स से। गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है और हम लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, आप कोई साबुन खरीदते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। तो ये जो पूरा टैक्स है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर इसको यूटिलाइज करती है लोगों के वेलफेयर में, ठीक है। इसीलिए देखिए, इसीलिए टैक्स पे करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगी। और इसीलिए ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये रिकमेंड किया था किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। कब? 1976 में। बट इसको नहीं माना गया, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें सभी को अपने जो टैक्सेस हैं वो पे करने चाहिए। अब देखिए यहाँ बगल में एक स्टोरी बताई गई है कि अमू एंड
जो कुमार है वो आपस में बात कर रहे हैं कि डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सैदापेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि वहां पे पावरफुल लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, कुमार फिर कहते हैं कि वॉट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम, मतलब आपके इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ये यहां पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब अमू क्या कह रही हैं, वाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज। तो कुमार क्या कह रहे हैं, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, जो टैक्स पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि केवल जो सैलरीड क्लास है केवल वही टैक्स पे करती हैं। देखिए वो इनकम टैक्स पे करते हैं, बट टैक्स तो हर आदमी पे करता है। अगर आप साबुन खरीदते हो, अगर आप ऑयल भी परचेज करते हो, आप कोई भी आप फूड ग्रेन परचेज कर रहे हो, तो सब पे आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो हर बंदा टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो आर्गुमेंट होता है कि केवल हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं तुम नहीं दे रहे हो, ये गलत आर्गुमेंट है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब अमू कह रही है कि व्हाई डू यू से दैट स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन एंड दे हैव राइट्स टू। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 21, वो सभी लोगों के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, सभी को आपको डिसेंट लाइफ देनी होगी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए जो हमने बजट की बात की थी तो उसको यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आता है उसको कहाँ कहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कुछ पैसा स्टेट्स को दिया गया है, जो प्रीवियस लोन लिए गए हैं उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है, स्कीम्स में आपको पैसा देना है, डिफेंस में मान लो कोई मिसाइल खरीदनी है, कोई टैंक्स खरीदने हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देना है, सब्सिडीज देनी है, मान लो कि जो फार्मर्स हैं उनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, तो इन सब में गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बताया गया है एंड यहाँ पे रिवेन्यू बताया गया है कि पैसा कहाँ से आता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वहाँ से आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह हो गई, कस्टम ड्यूटी वगैरह हो गई, तो वहाँ से पैसा आ जाएगा। अभी जीएसटी न्यूज़ में है, जीएसटी भी एक टैक्स है, तो वहाँ से पैसा आ जाएगा। या फिर गवर्नमेंट लोन ले सकती है, जो बोरोइंग है वहाँ से भी पैसा आता है, तो ये सब हो जाएगा रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, देखिए ऑल क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की और वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए वाइल देयर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, शुड बी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हमारे पास शॉर्टेज है इन फैसिलिटीज की। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज, और ये हमने उन 4 लोकेशन पे देख लिया था। ठीक है, कि शॉर्टेज है हमारे पास। अब देखो चेन्नई के बारे में क्या बताया गया है कि काफ़ी शॉर्टेज वहाँ पे दिखाई देती है। म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स, ठीक है, केवल आधी नीड को फुलफिल करती हैं। देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स, एंड कुछ ऐसे होते हैं जहां पे काफी कम पानी मिलता है। ठीक है, दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट, वहां पानी आराम से मिल जाएगा। तो देखिए बेसिकली यहां पे मैनेजमेंट का इशू है। किसका इशू है, मैनेजमेंट का इशू है। कहीं पे ज्यादा पानी खर्च हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। ठीक है, तो याद है बुद्धा का मध्यम मार्ग, ठीक है, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, मिडिल पाथ अपनाना होगा। तो मैनेजमेंट का इशू है कि गवर्नमेंट सही से मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, एंड द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। हमने देखा था कि जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना एक्सेस पानी वो यूज कर रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए, तो पानी कहाँ से कट हो रहा है, जो पुअर हैं, जो स्लम में रहते हैं, उनको उतना ही कम पानी मिलेगा। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो पुअर लोग होते हैं उन्हीं पर ये पूरा बर्डन आता है। एंड जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगी, उसके पास होता है पैसा, तो प्राइवेट मीन्स से इसको अरेंज करने की कोशिश करती है। बोरवेल हो जाएगा, टैंकर से पानी खरीद लेंगी, या फिर बॉटल्ड वाटर परचेज कर लेंगी। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब देखो ये तो बात थी क्वांटिटी की।
अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए जब भी वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको केवल क्वांटिटी की बात नहीं करनी है बल्कि आपको क्वालिटी की भी बात करनी है। तो ये दोनों ही डायमेंशन आपको रखनी होगी, ठीक है। अब देखो, इट इज अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। हमने देखा था कि जो स्लम एरिया है वहां पे बोरवेल से पानी आ रहा है, ब्रेकिश पानी है, आप वैसा ही आपको यूज करना होगा। बट एक जगह हमने देखा कि वहां पे आरओ वगैरह है, एक्वागार्ड वगैरह है, और एक जगह तो काफी अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। पैसा है, आराम से वो परचेज कर सकते हैं, बल्कि जबकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड उनको वही खराब क्वालिटी का पानी पीना पड़ता है एंड फिर उससे काफ़ी सारी डिजीज उनको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। और हमारा गोल क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास क्वांटिटी भी है, उसी के पास क्वालिटी भी देखने को मिलती है। अब देखिए आगे एक स्टोरी बताई गई है, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। देखिए चेन्नई की बात थी कि चेन्नई में वाटर का शॉर्टेज है, तो बात आती है कि जो प्राइवेट टैंकर से पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं। भाई पानी तो ला रहे हैं ना, तो कहाँ से ला रहे हैं? तो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, वो सिटीज़ के आसपास वाले जो एरिया है वहाँ से वाटर परचेज कर रही है, ठीक है। वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके जो फील्ड हैं, तो वहाँ से ये लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लीट ऑफ 13,000 वाटर टैंकर, पूरा बिजनेस बना दिया है। और इससे क्या हो रहा है, वाटर किसका है? एग्रीकल्चर फील्ड का है, तो उसके लिए यूज नहीं हो रहा है बल्कि वो डाइवर्ट हो रहा है, पहली बात। एंड दूसरी बात ये होगी कि इससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें आपको ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिलेगा। देखिए क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर इस वाटर को अवेलेबल करवा पा रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करवा पा रही है? बेसिकली पानी तो आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट भी चाह सकती है तो ला सकती है, इस पानी को क्यों नहीं ला रही है? और इसीलिए क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पब्लिक जो फैसिलिटीज हैं ये हमको प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए क्या, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए क्या? तो ये क्वेश्चन हमेशा रेज हो रहा है और आजकल काफी न्यूज में होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है? इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव। देखिए यहाँ पे एसडीजी गोल नंबर 11 दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेना आप लोग। देखो सिचुएशन ऑफ चेन्नई यूनिक नहीं है, हर जगह यही सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो भाई गवर्नमेंट भी कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती? ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज। देखिए प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए काम करेगा। जहां पैसा मिलेगा वहां ज्यादा वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब देखो एक एस्टिमेट ये है कि सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया ऑफ इंडिया वो कितना होना चाहिए? 135 लीटर्स पर डे, अराउंड 7 बकेट्स। एंड स्लम्स में जो लोग हैं उनको कितना मिल रहा है? 20 लीटर पर डे, एक बकेट से वो लोग काम चला रहे हैं। एंड जो लोग लग्जरी होटल्स में रहते हैं वहां तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो तो 80 बकेट्स 1600 लीटर्स पर डे। तो देखिए ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, ठीक है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, क्या सभी को इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या? तो जो गरीब आदमी उसके पास तो पीने का ढंग का पानी नहीं है, पानी नहीं होगा तो बीमार हो जाएगा, जितना कमाता है वो वहां पे लग जाएगा, तो कैसे वो अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज कर पाएगा? एंड इसी को बोलते हैं विशियस साइकिल। एक बार जो गरीब रह गया तो फिर वो उसी में घूमता रहता है, ठीक है। और वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। बढ़े आगे, चलिए अब देखो अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर। देखिए पब्लिक फैसिलिटी है लेकिन उसका शॉर्टेज है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट का फेलियर है। सही बात है भाई, जब प्राइवेट सेक्टर दे पा रहा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप दोगे, आपके पास तो पूरी पावर है, अथॉरिटी है, आप तो और अच्छे से दे पाओगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि दिस इज ए साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड some people argue that since the government is unable to supply, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही है तो क्या करो, ये जो फैसिलिटी है ये हमको सौंप देनी चाहिए, किसको? प्राइवेट कंपनीज को दे देनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये अक्सर क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है,
प्राइवेटाइजेशन। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। देखिए पहला क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर भी काफी कम केसेस ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर वाटर सप्लाई करता है। हर जगह आपको मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट ही दिखेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, there are areas in the world where public water supply has achieved universal access। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे गवर्नमेंट वाटर प्रोवाइड कर रही है एंड उसमें यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है, मतलब फिजिकल एक्सेस प्लस अफोर्डेबिलिटी। और इसके लिए यहां पे एग्जाम्पल दिया है, ब्राजील की सिटी है पोर्टो लेग्रे, उसका एग्जाम्पल दिया गया कि यहां पे किस तरह से जो है वाटर का यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया गया है। एंड देखिए ये केस स्टडी है, इसको आप यूज कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन आता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप यहां पे लिंक कर सकते हो। अब देखिए किस तरह से यहां की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है, तो वो देख लो, क्योंकि यहां पे सोल्यूशन दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि गवर्नेंस को किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए, तो वो आंसर आपको यहां मिलेगा कि क्या सोल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पीपल कैन हैव ए डायरेक्ट से, लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड ऑल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज। देखिए तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, जितना रिस्पॉन्सिवनेस होगा, जितना अकाउंटेबिलिटी होगा, जितना पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही जो आपका गवर्नेंस है वो इंप्रूव होगा। और यही एक सोल्यूशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए। सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, इन सब की बात आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट होगी, किसी तरह का करप्शन वगैरह नहीं होगा, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म नहीं होगा, तब आप सोच सकते हो कि ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अगर करें तो अचीवमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इन अ फ्यू केसेस जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्राइवेट कंपनीज को, वहां पे क्या देखने को मिला है, स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर। तो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो यूनिवर्सल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस प्लस अफोर्डेबिलिटी नहीं होगा ना, तो रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये फैसिलिटी प्राइवेट हैंड्स में नहीं देनी चाहिए। और इंडिया में भी कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हैदराबाद में देखने को मिला है, मुंबई में देखने को मिला है, ठीक है। चेन्नई जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है किसका, वाटर क्राइसिस को दूर करने का। वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। और भी देखिए और भी कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल है, जैसे कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स हैं, मुंबई सब अर्बन रेलवे, देखिए ये गवर्नमेंट के हाथ में और काफ़ी सक्सेसफुल वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, बट हमें क्या करना होगा, एक तो विल चाहिए और दूसरा जो सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, ठीक है, उनको हमको दूर करना होगा। क्लियर है ये बात। अब अगला दिया हुआ है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन यूरिन है, एक्सक्रीटा है, उसका आपको सेफ डिस्पोजल करना है, उसको कहते हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। तो देखिए जहाँ तक सैनिटेशन की बात है, ये भी एक बेसिक नीड है, एक बेसिक फैसिलिटी है, असेंशियल फैसिलिटी है। एंड देखिए अगर सैनिटेशन सही से होगा तो आप वाटर बॉर्न डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो। देखिए स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा होगा, तो उसकी बात कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे क्या मॉडल बताया गया है कि सुलभ एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इस फील्ड में काम कर रही है। लो कॉस्ट, लो इनकम पीपल, जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो लो इनकम पीपल हैं, उनके लिए ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। एंड काफ़ी सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सुलभ जो है वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट फंड देगी, लैंड देगी और उसके बाद सर्विस किसको प्रोवाइड करनी है, सुलभ को प्रोवाइड करनी है। देखिए ये मॉडल क्या है, ये मॉडल है
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहां पे इसका बेसिक हिंट दिया गया है। अब इसके बाद इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना होगा कि सुलभ शौचालय, सुलभ टॉयलेट किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किस तरह से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलते हैं और एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड दे रही है, फंड दे रही है, इसका रेगुलेशन भी होगा, एंड जो सुलभ है वो क्या कर रहा है, वो वहां पे फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए द सेंसस ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन 44% है, लेकिन अब तो इसमें देखिए काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो ये काफी पुराना डेटा होगा। अब इसमें कंक्लूड किया गया क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमने देखा, बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, बट प्रोग्रेस जो है वो काफी कम हुई है, इतनी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है कि जिस तरह से गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, शॉर्टेज देखने को मिलती है, इनइक्वलिटीज भी हमको देखने को मिलती है, एंड ये जो बात आती है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, तो ये भी एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है, एक वायबल ऑप्शन नहीं है। एनी सोल्यूशन नीड्स टू टेक अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू दीज फैसिलिटीज। देखिए जो भी सोल्यूशन हो उसमें यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, मतलब फिजिकल एक्सेस प्लस अफोर्डेबिलिटी, इस चीज को हमें इंश्योर करना होगा। और देखिए ये जो लाइन है ना, ये आप मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप मेंस में इसको यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है। और आपके लिए क्या होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है तो उसको डिफाइन यहां पे किया गया है, बेसिक नीड्स क्या होती है उसको भी यहां पे डिफाइन किया गया, मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट फूड की, वाटर की, शेल्टर की, सैनिटेशन की, जो हमारे सर्वाइवल के लिए एकदम असेंशियल है, नेसेसरी है, बिना उसके हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेसिक नीड्स। और देखिए ये जो चैप्टर है ये हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आप अटेम्प्ट करेंगे, इससे होगा क्या, जो आपकी आंसर राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।